कि हम लोग पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण और उसके प्रकार के बारे में जाने और उसमें प्रयोग होने वाले परिभाषाओं के बारे में जाना हमने। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसमें जो परिभाषाएं हैं उसका प्रयोग यहाँ पर इस वीडियो में किया जाएगा। तो अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, जिससे कि ये वाला जो वीडियो बन रहा है, ये वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे कि हम लोग समतल दर्पण में देखें तो उससे प्रतिबिंब बन रहा था, तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा नियम जानना होगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से। यहां पर सभी टॉपिक हम लिख दिए हैं, उसी को यहां पर लिख दे रहे हैं। फिर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला है जिसको हम प्रथम नियम कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात बनता है। अब यहां पर हम किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, इससे असंख्य किरणें चारों दिशाओं में चलेगी, तो क्या हम असंख्य किरणों को किसी दर्पण पर दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसमें से हम कुछ स्पेशल किरणों को पकड़ते हैं, किरणों को लेते हैं और उन्हीं किरणों की सहायता से हम दर्पण पर या दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जो पहला नियम हमारा कहता है, पहला नियम क्या है कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम क्या है कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, कि दर्पण के फोकस, ये देखिए ये दर्पण का मुख्य फोकस है, तो दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। यानी कि दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। और जो तीसरा और आखिरी हमारा नियम है वह है, तीसरा नियम, कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से, यानी वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमको पता है कि वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं, और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर आती है तो परावर्तन के पश्चात
उसी पर वापस निकल जाती है, उसी मार्ग से वापस निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर I और R दोनों जीरो होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो होते हैं। तो यह है 3 नियम। इन 3 नियमों में से हम किसी 2 किरण को लेकर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। चाहे आप किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को ले लें और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण को ले लें, या फिर मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणों को ले लें। यानी कि हमें कम से कम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता अनुसार हम इन तीनों में से कोई 2 नियम ले सकते हैं, 2 किरणों को ले सकते हैं और उससे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब चलिए हम लोग गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग जानते हैं। तो आपको पता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम पहले चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के स्थिति, आकार और दर्पण से दूरी पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि किसी अवतल दर्पण से अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो वह वस्तु कहां पर स्थित है उसके आधार पर उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में बनता है। तो यहाँ पर हम वस्तु की स्थिति, यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे वहां पर हम 6 स्थितियों को लेते हैं कि वस्तु यदि अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर स्थित है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर स्थित है तो कहाँ बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है तो कहाँ बनेगा। अब ये जितने बिंदु दिए गए हैं इन सभी बिंदुओं को पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि ये बिंदु कहाँ होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि वस्तु की स्थिति, मान लीजिए वस्तु की स्थिति जो है आपका अनंत पर हो, यानी कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरे वस्तु के दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब को किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण का ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मुख्य अक्ष, और ये बिंदु क्या कहलाएगी, तो फोकस कहला लिए। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, फोकस है। तो अब कोई वस्तु कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, तो मान लीजिए अनंत से असंख्य प्रकाश किरणें आएंगी, लेकिन हमको उसमें से कितने किरणों की आवश्यकता है, सिर्फ 2 किरणों की आवश्यकता है। एक किरण मान लेते हैं हम कि एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, या फिर अगर मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो वो कैसे आते हैं, वो कैसे आते हैं, तो पैरेलल आते हैं। तो यहां से आप 2 तरीके, एक तरीका और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण आ रही है आपकी अनंत से, कोई वस्तु है अनंत पर रखा हुआ है तो वहां से प्रकाश किरण आ रही है। अब यहां पर मान लीजिए ये जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे निकल जाएगा, ठीक। और दूसरा प्रकाश किरण मान लेते हैं वो कहां से आ रहा है, तो वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाएगी, यानी कि उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब देखिए ये दोनों, ये जो किरण आ रही थी इसका परावर्तित किरण ये है, और ये किरण जो आ रहा था इसका परावर्तित किरण ये खुद ही है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलते हैं वही वस्तु बनता है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ पर हमको वस्तु बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अनंत पर कोई वस्तु यहाँ पर ऐसे AB है और इसे चलने वाली प्रकाश किरणें आ रही है, तो देखिए
इस पॉइंट से प्रकाश किरण हम मान रहे हैं चल रही है, तो देखिए जो प्रकाश यहाँ ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ए होगा, यानी ए डैश इसको मान लेते हैं, और इससे मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे तो ये बी डैश मिल जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर या फोकस तल पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो देखिए वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस तल पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। तो यह हो गया आपका पहला। दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, यानी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है तब क्या होगा, ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है। अब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य का मतलब क्या हुआ कि वस्तु ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ही कहीं हो। तो मान लेते हैं वस्तु एक वस्तु है ए बी जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं स्थित है। अब हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो पहले क्या करेंगे हम, देखिए प्रकाश किरण एक ही पॉइंट से लेके चलते हैं पहले। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम एक किरण लेके जा रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से होकर जाती हैं, तो दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, तो एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर निकल गई। अब हम दूसरा किरण मान लेते हैं, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो बताइए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब देखिए इस किरण का जो परावर्तित किरण है ये है और इसका खुद यही है, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो देखिए ये दोनों प्रकाश किरणें कहां से आ रही थी, तो पॉइंट ए से आ रही थी। तो ये जो बिंदु मिलेगा हमको वो पॉइंट ए मिलेगा, यानी इसको A1 मान लेते हैं। ठीक है, और A1 से मुख्य अक्ष पर लंब खींचेंगे तो ये पॉइंट हमको B1 मिल जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं यही A1 B1 इस AB का प्रतिबिंब होगा। अब वस्तु कहां रखा हुआ था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखा हुआ वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो देखिए उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो C और F के बीच में कहीं बन रहा है। यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ये तो हो गया स्थिति। कैसा बनता है, तो देखिए उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ये चार चीजें आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य उल्टा, छोटा तथा वास्तविक बनता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है, दर्पण का मुख्य अक्ष, अब हमने वस्तु को कहां रखना है, तो वक्रता केंद्र पर रखना है। अब एक वस्तु A है, AB, जो दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट A से मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण ले लेते हैं। तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ये मान लेते हैं फोकस है हमारा, ये पॉइंट क्या है, तो फोकस है। एक किरण तो लेके चले गए।
अब दूसरा हम ले रहे थे यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखा हुआ है तो अब इस पॉइंट को हम ले नहीं सकते, तो दूसरा हम क्या लें कि दूसरा हमारा बचा है क्या कि फोकस से होकर, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात होगा किस तरह जाती है, कहां से जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो अब देखिए इसका परावर्तित किरण और इसका परावर्तित किरण एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो यह बिंदु कौन सा प्राप्त होगा, तो ये प्रकाश किरणें जहां से चल रही थी, यानी कि पॉइंट ए से ये दोनों प्रकाश किरणें चली थी, तो ये जहां पर मिलेगा वह पॉइंट कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा हमारा, ये मान लीजिए A1 है और ये मिल जाएगा हमारा क्या B1। तो देखिए क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र पर यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कैसा बनता है, तो देखिए ये देखिए एक की दिशा ऊपर है, इसमें एक की दिशा नीचे है, यानी कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि जितनी लंबाई AB की होगी उतनी ही लंबाई A1 B1 की होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एक आध प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं आंशिक प्रश्न के रूप में कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये हो गया आपका तीसरा कि वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब हमारा अगला है, अगला जो है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। अगला जो हमारा है वो है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। देखिए इसको किरण आरेख की सहायता से आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपको स्थितियां समझ में आ जाएगी। ये मान ये क्या है, P है, मान लेते हैं इसका C यहां पर है। अब वस्तु कहां पर रखा हुआ है, तो चौथा कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, तो मान लीजिए वस्तु का फोकस यहां पर है। अब एक वस्तु यहां पर रखा हुआ है A B, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कहीं वस्तु रख दिया हमने, तो अब इससे चलने वाले प्रकाश किरणों को चलाते हैं, तो एक किरण हम चला ले रहे हैं किससे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी, तो उसके फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा किरण कहां से चला ले, अब वक्रता केंद्र तो पीछे चला गया, तो यहां से हम फोकस से होकर चला लेते हैं, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें यानी फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, यहां पर, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, A1 होगा। अब A1 से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देंगे, तो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा वो क्या होगा, B1 होगा। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य जो वस्तु रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो देखिए वक्रता केंद्र और इधर क्या है अनंत, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, बड़ा या छोटा, तो वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र फोकस के मध्य रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। ये सभी चीजें जो हैं आप एक एक करके लिखते जाइएगा जिससे आपको और आसानी होगा। एक हम चार्ट बता देंगे, उस चार्ट में आप एक एक पॉइंट को लिख लेंगे तो जानने में और आसानी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रकाश में यह है कि आप किरण आरेख खींचना सीखिए। अगर आप किरण आरेख खींचना नहीं सीख पा रहे हैं तो सिर्फ परिभाषाएं लिखकर आप किसी को अपना उत्तर नहीं दे सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी आपका होम एग्जाम में भी इस किरण आरेख को बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अगला हमारा पॉइंट है जब वस्तु फोकस पे रखा हो, तो मान लेते हैं ये अवतल दर्पण, ये उसका मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र और ये है इसका फोकस। अब मान लेते हैं एक वस्तु कहां रखा हुआ है, बिल्कुल उसके मुख्य फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। मान लेते हैं वस्तु AB इसके मुख्य फोकस पर
रखा हुआ है। तो यहां से किरणें हम 2 किरणों को ले जाते हैं। किसी भी वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी, तो उसके फोकस से होकर निकल जाएंगी, यानी इसी पॉइंट से होकर निकल जाएंगी। अब दूसरा किरण क्या ले सकते हैं, या तो हम ध्रुव पर ले जाएं तो वहां पर परावर्तन के नियम के अनुसार निकलेगा, या फिर हम वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण ले जाएं। तो चलिए मान लेते हैं हम वक्रता केंद्र को ले लें या फिर ध्रुव से ही लेके चले जाएं। चलिए हम यहीं से लेके चले जा रहे हैं। तो इसके ध्रुव पर जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो वो बिल्कुल परावर्तन के नियम के अनुसार उतने ही कोण पर निकल जाएगी। ये जितने कोण पर आपतित होगा उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो यानी कि मुख्य अक्ष समांतर जो प्रकाश किरण चली थी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल गई, और ये एक प्रकाश किरण ध्रुव पर आई है तो परावर्तन के नियम से ही वो उतने ही एंगल पर निकल गई। अब इन दोनों किरणों को देखिए, ये दोनों किरणें कैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर है, यानी कि ये आगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, अब पता नहीं कहां मिलेंगे। ठीक है, तो किसी अवतल दर्पण के फोकस पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब वस्तु कहां रखा हो, फोकस पर रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह भी आपको कभी कभी ऐसे ही प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। किरण आरेखों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। किरण आरेख जितने अच्छे से बनाएंगे आपके नोट्स उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हमारा अगला जो है पॉइंट वो है, वस्तु कहां पर रखा हुआ है, फोकस और ध्रुव के मध्य रखा हुआ है, यानी कि जो हमारा वस्तु है वो कहां पर रखा हुआ है। तो पहले इसको बना लेते हैं हम। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये C हो गया और ये F हो गया, यानी कि फोकस हो गया। अब वस्तु कहां पे रखा हुआ है, कंडीशन क्या है, फोकस और ध्रुव के मध्य। तो फोकस और ध्रुव के मध्य हम क्या करते हैं, एक वस्तु रख लेते हैं AB। अब इससे होकर 2 प्रकाश किरणें ले चलते हैं, पहला मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। कहां से होकर जाएगा, तो फोकस से जाएगा। दूसरा किरण हम ले लेते हैं ये वाला, तो जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे निकल जाएगा। तो अब एक चीज देखिए, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनकी बीच की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि इससे आपको क्या आभास हो रहा है कि यदि हम इन दोनों परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे ले जाएं, इन दोनों परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे ले जाएं तो हम क्या पाते हैं, ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो दर्पण के पीछे का भाग है। देखिए परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है कि जब ये दोनों परावर्तित किरणें जैसे जैसे आगे बढ़े इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम क्या किए कि इसको मान लेते हैं कि चलिए इसको हम पीछे कर रहे हैं, इन किरणों को पीछे ले जा रहे हैं। तो हम जब पीछे ले जा रहे हैं, आभास यानी कि एक कल्पना कर रहे हैं कि जब हम पीछे इसको ले जाएंगे तो ये एक बिंदु पर मिल रहे हैं जहां से ये आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात हम होता क्या है कि ये जो बिंदु हमको मिलता है ये काल्पनिक मिलता है, आभासी मिलता है। और ये बिंदु किसका होगा, तो देखिए प्रकाश किरणें कहां से चली थी, तो पॉइंट ए से। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट A1 मान लीजिए। और इससे मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसको हम मान लेते हैं क्या, B1। तो ये हमारा AB का प्रतिबिंब मिल जाता है। यानी कि यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
कैसा बनेगा? तो यहाँ पर वास्तव में तो ये किरणें मिल नहीं रही है, एक कल्पना किया है हमने, यानी कि वह आभासी, आभास हो रहा है कि यहाँ से वस्तु प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, और देखिए सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये कंडीशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर इन 6 नियमों, 6 स्थितियों में से आपको कोई भी स्थिति समझ में न आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उसको दूर करने का, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होगा? तो दूसरा प्रकार का दर्पण। दूसरे प्रकार का दर्पण कौन सा है? तो यह है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो इसमें बस 2 ही स्थिति होती है। एक पहला स्थिति होता है कि वस्तु अनंत पे है। वस्तु कहां पे हो? अनंत पर हो। तो चलिए पहले हम दर्पण बना लेते हैं। इसमें क्या होता है? भीतरी भाग क्या होता है? कलई किया होता है। ये हो गया आपका P और ये हो गया वक्रता केंद्र मान लेते हैं, ये हो गया फोकस। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी नहीं मानेंगे, फोकस है तो फोकस ही मानेंगे। अब यहां पर 2 ही कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन की वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। तो अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें कहां पर, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां मिलती हैं या क्या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इससे एक किरण हमने चला दिया, कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये बताइए, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाती हैं? तो फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि यह किरण इधर नहीं जा सकती, क्योंकि इधर ये क्या है? अपारदर्शी माध्यम है, इधर कलई किया हुआ है। तो क्या होता है? परावर्तन के पश्चात ये यहीं से मुड़ जाता है, यानी कि ये ऐसे निकल जाएगा। ये ऐसे निकल जाता है। अब दूसरी किरण मान ले रहे हैं, कौन सी है? तो दूसरी किरण मान ले रहे हैं कि हम वक्रता केंद्र को ही मान ले रहे हैं। वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रकाश किरण, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो जैसे मान पता चलता है कि ये वक्रता केंद्र से ही होकर आ रही है। तो इस बिंदु पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? तो उसी माध्यम में वापस, यानी कि उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब इन दोनों किरणों को देखिए, ये आगे की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो क्या प्रतीत होता है? तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब वह बिंदु कौन सा हो सकता है? वह बिंदु जो प्राप्त होगा वह, अगर मान लीजिए A है और ये B है, तो ये बिंदु जो प्राप्त होगा वह A1 होगा, और इससे अगर हम इस पर लंब खींच दे रहे हैं तो ये बिंदु कौन सा होगा? B1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसका बनेगा? इस अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दर्पण के पीछे, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा कि जब वस्तु, एक बार इसको और बता दें, चलिए इसको और एक बार क्लियर करके बता दे रहे हैं कि जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर। मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से दो हम प्रकाश किरणों को चला रहे हैं। एक मान ले रहे हैं हमारा कोई मुख्य अक्ष के समांतर ही है, या चलिए कोई भी किरण ले लेते हैं। ऐसे एक किरण ले लिया हमने, तो नहीं,
मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगा समझने में। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है किसमें, उत्तल दर्पण में। और दूसरा हम कौन सा ले लेंगे, फोकस से होकर। चलिए फोकस से होकर ले लेते हैं। एक दूसरा किरण हमारा क्या कर लेते हैं, फोकस की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब इस किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे और इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो कहां मिलेगा, ये फोकस या फोकस तल पर ही मिलता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अनंत व ध्रुव के बीच। जब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। चलिए, तो ये ध्रुव हो गया और ये अनंत, इसके बीच में कोई हम वस्तु रख दे रहे हैं। वस्तु मान लेते हैं क्या है, ए बी। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों को ले लेते हैं। ये हो गया क्या, तो आपका हो गया वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण चल रही है। तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, तो यहां पर तो होकर जा नहीं पाएगी, तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि ऐसे निकल जाएगी। दूसरा हम ले रहे हैं कौन सा, तो वक्रता केंद्र वाले को ले रहे हैं, या फोकस वाले को ही ले लें, दोनों में से कोई ले लें, या फिर हम ध्रुव को ही ले लें। तो चलिए, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे क्या होगा, ये निकल जाएगा। अब इस किरण को और इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह एक बिंदु पर काटती हुई, यानी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु कौन सा होता है हमारा, A1 मान लेते हैं। और क्यों, क्योंकि यह इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण है, तो ये इसका परावर्तित किरण जहां मिलेगी उसको हम कौन सा सीधा मानेंगे, A1 मानेंगे। अब उससे हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को मिलेगा उसको हम B1 कहेंगे। ये हमारा प्रतिबिंब बनता है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसको डॉटेड, उसको एक कंटिन्यूअस लाइन से नहीं प्रदर्शित करते हैं, उसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना कैसा बना, तो उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के मध्य छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो ये हुआ हमारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम में गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इससे में ये चीज समझ में नहीं आया है या फिर इसको कैसे करें। इसमें सबसे मस्ट है किरण आरेख खींचना। एक बार में नहीं बनता है, 2 बार में नहीं बनता, इसको प्रयास करते रहिएगा कि किरण आरेख आप अच्छे से खींच सकें। अब हमने आपको बताया था एक चार्ट के बारे में कि इन सभी चीजों को एक ही जगह पर कैसे लिखें। तो चलिए, मान लीजिए एक चार्ट बना लेना है आपको। चार्ट कुछ इस प्रकार का होगा कि एक पहले ले लीजिएगा किसके लिए, तो अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में यहां पर लिख दीजिएगा वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति लिख देते हैं, वस्तु की स्थिति। अब यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां बना, यदि वस्तु जैसे मान लीजिए आपका रखा हुआ है अनंत पर, तो कहां बना, तो फोकस तल पर। अब ये तो हो गया कहां बना। अब कैसा बना, तो कैसा बना में आप लिखेंगे कैसा बना, यानी प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है, तो छोटा, वास्तविक, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा। तो ऐसे आपके 6 कंडीशन लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण बनाइएगा। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही कंडीशन है। क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई पॉइंट मिलता ही नहीं है। ध्रुव पर हम कोई वस्तु रख नहीं सकते हैं और दर्पण के उस तरफ जिधर कलई किया हुआ भाग है उधर हम कोई वस्तु रख नहीं सकते क्योंकि उधर परावर्तक पृष्ठ है ही नहीं। तो हमारा उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही कंडीशन मिलता है और अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशन है। तो इसको आप इस तरह लिख लीजिएगा, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, फिर कहाँ बना और कैसा बना, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, तो उसको ऐसे लिख लीजिएगा। बाकी
अगर कोई इस चैप्टर में, इस वीडियो में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। अब अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक क्या है कि जैसे अभी इसमें हमने पढ़ लिया गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इससे थोड़ा सा आगे। अब इनके जैसे वस्तु कहाँ रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस पर थोड़ा सा आंकिक प्रश्नावलियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, सहयोगी फोकस के बारे में पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेखीय आवर्धन, वस्तु प्रतिबिंब तथा वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी में संबंध। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, लिख लीजिएगा, जो भी गलती, जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी अगला वीडियो हम इससे संबंधित आंतरिक प्रश्नावलियों के बारे में जो कि अभी बताया उस पर बनाया जाएगा। धन्यवाद। बराबर होगा। अब NF का मान हम PF यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, AB/A1B1 इज इक्वल टू PF/FB1, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। यहाँ पर भी AB/A1B1 है और यहाँ पर भी AB/A1B1 है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से BC/AD